हेलो दोस्तों, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। लास्ट के लेक्चर में हमने ऑर्डर डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद हम रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, किसी भी रिएक्शन का जो हम रेट ला लिखते हैं, किसी रिएक्शन का अगर रेट ला लिखा जाए तो इसको हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर n है, ऐसे हम लिखते हैं। अब देखो, रेट क्या होता है? रेट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम। वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n, और n यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करनी है, तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की पावर n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी 1 बाय टाइम, या इसको मैं टाइम इनवर्स लिख देता हूँ, टाइम इनवर्स, और कंसंट्रेशन की पावर यहाँ लिखी है n माइनस 1, तो ऊपर गया तो 1 माइनस n में इसको लिख सकता हूँ। या इसको रीअरेंज कर दो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये फार्मूला हो जाता है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का। यानी कि रेट कांस्टेंट k किसके इक्वल है? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो इस फार्मूले का यूज करके हम रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। और n क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अच्छा एक चीज और देखो, कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है? कंसंट्रेशन में या तो आप पुट करोगे मोलैरिटी में, मोल पर लीटर, या अगर गैसेस हैं, गैसेस के केस में एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन को हम पुट करेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मोल पर लीटर देखें, तो डिफरेंट जो ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर कहूं कि n इज इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट क्या होगी? देखो, k कंसंट्रेशन की जगह में क्या लिखूंगा? मोल पर लीटर 1 माइनस n। n क्या है यहाँ पे? 0, तो 1 माइनस 0 कितना है? 1। और ये टाइम इनवर्स है, जैसे कि अगर टाइम सेकंड्स में हो तो मैं लिखूंगा सेकंड इनवर्स, और मिनट में हो तो लिखूंगा मिनट इनवर्स। तो ये यूनिट बन जाती है रेट कांस्टेंट की, मोल लीटर इनवर्स टाइम, टाइम इनवर्स। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है रेट कांस्टेंट के लिए। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें वैल्यू पुट करो आप, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल पर लीटर एंड 1 माइनस n, यानी कि 1 माइनस 1 0, टाइम इनवर्स। जैसे सेकंड्स में अगर टाइम है तो 1 माइनस 1 क्या है बेटा? 0, किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1, यानी कि रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट आई? टाइम इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाती है। ऐसी जो बाकी दूसरे ऑर्डर की रिएक्शन है उनके लिए भी हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि सेकंड ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे आप देखोगे कि अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे k। n की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कितनी? 2, यानी कि मोल पर लीटर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो इसको कैसे लिखोगे? 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि मोल पर लीटर
-1 टाइम इनवर्स। तो देखो पावर -1 है, लीटर -1 यानी कि लीटर इनवर्स -1 मल्टीप्लाई, तो साइन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, साइन पॉजिटिव है तो लिखूंगा लीटर, और ये बच गया मोल इनवर्स और ये टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट होगी रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे तो के यहाँ पुट करो कितना 3, यानी कि मोल लीटर इनवर्स 1 - 3 टाइम इनवर्स। तो ये बच गया आपके पास मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 टाइम इनवर्स। ये क्या हो गया, लीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मोल टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाती है किसकी, रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप एन की वैल्यू पुट कर दे इस फार्मूले में, और टाइम यहाँ पे मिनट्स या सेकंड्स में हो सकता है, तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे ये तो था कंसंट्रेशन मोलैरिटी में, कि अगर कंसंट्रेशन की जगह आप गैसेस के केस में कंसंट्रेशन की जगह हम एटमॉस्फेयर या बार में जैसे प्रेशर पुट करेंगे, तो जैसे मैं n = 1 यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे। कंसंट्रेशन की जगह मैं पुट करूंगा एटमॉस्फेयर 1 - 0 टाइम इनवर्स, 1 - 0 टाइम इनवर्स। तो ये कितना हो गया, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 पुट करो, तो कितना हो गया 1 - 0, 0 और किसी की पावर 0 तो 1, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएंगी, टाइम इनवर्स हो जाएंगी। ऐसे ही अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें तो 1 - 2 यानी कि एटमॉस्फेयर 1 - 2 टाइम इनवर्स। तो मैं लिखूंगा एटमॉस्फेयर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है। ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें तो वो n की वैल्यू पुट करो थर्ड, यानी कि k = एटमॉस्फेयर 1 - 3 टाइम इनवर्स। तो एटमॉस्फेयर की पावर -2 यानी कि पर स्क्वायर एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट होगी रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो गैसेस के केस में आपको रेट कांस्टेंट की ऐसी यूनिट निकालनी है। सॉल्यूशन में अगर कोई रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के लिए आपको फार्मूला बताया है, कंसंट्रेशन पुट करेंगे मोलैरिटी। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या होगी रिएक्शन की, आप देखोगे समझोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता है। और देखो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल जो रिएक्शन है ये होती है बेटा दो तरह की, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, तो सीखेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। तो those chemical reactions which take place in single step are elementary reaction। और complex reaction हम देखेंगे क्या होती है। those chemical reactions which take place in more than one step,
जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो सिंगल स्टेप में होगी वो एलिमेंट्री रिएक्शन, उसको आप बोलोगे। अब देखो कि मैंने आपको कहा कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं। मैंने कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तब ये प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो अब हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेंगे, और फिर मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करके मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि पहले तो हम मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देखेंगे और फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है रिएक्शन में, जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलते हो तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, वो रिएक्टेंट आपका एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो एक साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करना मतलब वो आपस में टकराएंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये जब एक साथ टकराएंगे उसको साइमल्टेनियसली बोला जा रहा है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब एक साथ टकराएंगे साइमल्टेनियसली और वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, उन रिएक्टेंट को हम कहेंगे कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स किसके, रिएक्टेंट के, विच से कोलाइड साइमल्टेनियसली। कोलाइड का मतलब आपस में टकराएंगे, साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली टू प्रोसीड इनटू केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सके। दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के टोटल एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो एक साथ टकराते हैं ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सके, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये जो मॉलिक्यूलरिटी है इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, और उसमें बताया था आपको एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन है और एक आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो पहले एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे और इसमें फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, आपको अभी बताया है। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होंगी दैट इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे O2F2 है और ये रिएक्शन जो है आप देखोगे सिंगल स्टेप में होती है। ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन मैंने लिखी 2HiH2 + I2, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तीसरा एग्जांपल है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2NO2, ये जैसे एक रिएक्शन। ये तीनों जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होती है। अब आप देखोगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 है। अब जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वही होती है जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है और वही उसका ऑर्डर होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन की का जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होगी वो वही होंगे जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of any balanced equation, balanced chemical equation। देखो इसका क्या मीनिंग है, तो अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है,
इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ये जो रिएक्शन आप देखोगे इसका ऑर्डर 3 है, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, सेम होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है। तो यानी कि जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी उसको मैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलूंगा। यूनी का मतलब एक है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी उसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो मैं इसको बाई मोलिकुलर बोलूंगा। दिस इज बाई मोलिकुलर केमिकल रिएक्शन। और जैसे ये रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो मैं इसको टर मोलिकुलर रिएक्शन बोलूंगा कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। अब ध्यान से समझना बेटा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनका जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्ट हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। ऑर्डर वही होगा जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है बैलेंस इक्वेशन में, और ऑर्डर को देख के ये मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं रिएक्शन की। यानी कि जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। और ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी को कैसे बताएंगे, रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसके 2 और 1 3 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। 3 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी, इसकी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करेगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। और जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे बताओगे। मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है, हैविंग मोर देन वन स्टेप, हैविंग मोर देन वन स्टेप, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और मान लिया किसी केमिकल रिएक्शन में सपोज ये 3 स्टेप हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में सपोज 3 स्टेप हैं, हर स्टेप इसमें एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगा। यानी कि जितने भी स्टेप है तो इसका मतलब उतने ही उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो मैं कहूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लिया किसी केमिकल रिएक्शन के 3 स्टेप हैं तो 3 एलिमेंट्री रिएक्शन होगी इसमें। और एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होंगी, जो एक सिंगल स्टेप में होती हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें एक से ज्यादा स्टेप होंगे, हर स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोला जाएगा। जैसे मान लिया किसी में 3 एलिमेंट्री स्टेप हैं तो 3 एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। किसी रिएक्शन में मान लिया जितने भी स्टेप हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, किसी रिएक्शन के जितने स्टेप हैं उन सब के स्टेप को मिला दिया जाए तो वो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो ऑल दी स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे नोट में बना के लिख रहा हूँ कि ऑल दी स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन का क्या होगा, मैकेनिज्म होगा। जैसे हम देखेंगे एक बार, देखिए ये एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिया। जैसे लिखा कि ब्रोमाइड आयन एक्वस प्लस BrO3 नेगेटिव आयन एक्वस प्लस H प्लस आयन, और ये तो सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे Br2 प्लस H2। जैसे आप देखोगे इसमें ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसे है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि देखो इसमें टोटल रिएक्टेंट के 5 और एक 6 और 6 यहाँ पे, ये इसमें टोटल 12 आयंस हैं। तो 12 आयंस एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते और ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि 12 के 12 आयंस एक साथ इकट्ठे टकराएं और वो प्रोडक्ट में बदल सके। तो ये रिएक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जितने भी स्टेप होंगे, मान लिया 5 4 3 जितने भी स्टेप हैं वो सारे स्टेप क्या हैं, एलिमेंट्री स्टेप हैं।
और हर स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। और जितने भी एलिमेंट्री स्टेप हों उन सबको अगर देखा जाए वो तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। और देखो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो 12 नहीं हो सकती, क्योंकि एक साथ 12 के 12 आयंस इसमें कोलाइड नहीं कर सकते। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है एक से ज्यादा स्टेप में, मोर देन वन स्टेप। और जितने भी इसमें स्टेप्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शंस में जो स्टेप होते हैं वो जैसे अलग अलग होंगे, उनमें एक स्टेप ऐसा होगा जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा ना वो सबसे धीमा स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला गया है, यानी कि रेट होगा जो रिएक्शन का इस स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा, और वो रिएक्शन का सबसे धीमा स्टेप होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके हम करते हैं, जैसे मान लिया कि कोई एक फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री। भाई मान लिया कि मैं कह रहा हूं कि कार फैक्ट्री में 100 कार्स बननी है एक दिन में। तो 100 कार्स बनने के लिए टायर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? टायर्स की रिक्वायरमेंट 400 होगी, क्योंकि एक गाड़ी में 4 टायर लगते हैं। और जैसे अगर हम कहें कि जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कितने बनेंगे? 100 स्टीयरिंग। 100 अगर उसमें स्टीयरिंग होंगे तो 100 गाड़ियां बन के तैयार हो जाएंगी। तो अगर मैं कहूं कि जो टायर वाला हिस्सा था, एक फैक्ट्री है कार की फैक्ट्री, 100 गाड़ियां बनानी है एक दिन में, तो कंपनी का फैक्ट्री का एक हिस्सा टायर बनाता है और एक हिस्सा स्टीयरिंग बनाता है। तो अगर जो टायर बनाने वाला पार्ट है कंपनी का या फैक्ट्री का, वो 100 टायर 400 टायर बना देता है सपोज एक दिन में, और जो ये स्टीयरिंग बनाने वाला जो पार्ट है फैक्ट्री का, सपोज ये एक दिन में 100 स्टीयरिंग ना बना के 80 स्टीयरिंग ही बना पा रहा है, तो अब देखो गाड़ियां तो 80 ही तैयार होंगी ना, क्योंकि स्टीयरिंग तो बने नहीं। यानी कि आप देखोगे कि देयर आर 80 कार्स, क्योंकि टायर बनाने वाले पार्ट ने टायर बना दिए, स्टीयरिंग बनाने वाला जो पोर्शन था कंपनी का वो 80 स्टीयरिंग ही बना पाया, तो गाड़ियां तो 80 ही बनेंगी ना। तो गाड़ी यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्ट्री का ये जो हिस्सा है ना, ये धीमा स्टेप है, स्लो स्टेप, यानी कि जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं वो स्लो है। तो ये जो स्टेप है, यानी कि ये जो पार्ट है फैक्ट्री का, ये धीमे काम कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनी गाड़ी वो डिपेंड करेगा इस स्टीयरिंग बनाने वाले पार्ट पे। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करो इसको। जो केमिकल रिएक्शन का धीमा स्टेप होता है, धीमे स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। और ये बात किसकी चल रही है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो तो एक सिंगल स्टेप में होती है। तो मैं कहूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे धीमा स्टेप होगा ना, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, इस स्लोवेस्ट स्टेप की जो ऑर्डर होगा ना, वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is same as the molecularity of slowest step, और वही रिएक्शन का ऑर्डर भी हो जाएगा। यानी कि हमें जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। हमें अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखनी है तो हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे, उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उसमें एक स्टेप धीमा स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप, और उस स्लोवेस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, और वही रिएक्शन का ऑर्डर भी बन जाएगा। कंक्लूजन ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो आप उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करेगा, और उसी को देख के हम रिएक्शन का ऑर्डर बताएंगे। जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैंने कहा कि ये रिएक्शन है कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। सपोज ये केमिकल रिएक्शन है और मैं कह रहा हूँ कि दिस रिएक्शन इज कम्प्लेक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? कम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मैं इसके स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि N2O5 का मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब ये रिएक्शन का ना स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को देख के रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होती है। अब ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। साथ साथ एक चीज और देखो, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में कहीं NO3 आया है? नहीं आया। प्रोडक्ट इनको देखो ना, रिएक्शन में प्रोडक्ट तो ये बनने हैं, और ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये तो इनमें है ही नहीं। तो ऐसा स्पीशीज जो प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होता है और रिएक्शन में दिखाया गया है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट जो फाइनल प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होता। ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप सेकंड में जो ये N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल एक और दिखा रखा है, ये इंटरमीडिएट के साथ यहाँ रिएक्शन करता है और ये बनाता है 3 मोल ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये और ये रिएक्शन मैंने बैलेंस भी कर दिया साथ साथ। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है। दिस इज द फास्ट रिएक्शन। सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप जो इसमें है वो स्लो स्टेप है। और मैंने बताया है जैसे इस रिएक्शन में 2 स्टेप हो गए, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट, तो 2 एलिमेंट्री रिएक्शन होगी इसमें। और जो धीमा स्टेप है इसको देख के आपको रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बताना है। जैसे आप देखोगे इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने? 1 है, और यहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का अगर रेट ला लिख दिया जाए, अगर इस रिएक्शन का मैं रेट ला लिखूं तो लिखूंगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट N2O5 की कंसंट्रेशन इसकी पावर 1 है। तो आप देखोगे कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो मैं इसको देखूंगा स्लोवेस्ट स्टेप। इसमें रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है? 1 है, और इसी स्टेप पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें रिएक्शन के कितने मॉलिक्यूल? 1 है, तो मैं इसलिए लिखा कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर रिएक्शन इस पे डिपेंड करती तो यहाँ रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मैं कहता कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे ये एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो आपको उस रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना वो देखना होगा। स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल देखोगे कितने हैं। अगर 1 है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, 3 है तो टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और जैसे आपने मॉलिक्यूलरिटी बता दी इसकी, वेरी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी जो होगी ना रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स की, वही रिएक्शन का ऑर्डर बढ़ जाएगा। जैसे आप ये कहोगे ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी हमने सीखी है। मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? रिएक्टेंट के जितने एटम्स आयन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं एक साथ ताकि वो प्रोडक्ट में बदल सके, वो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। और मॉलिक्यूलरिटी हमने सीखी है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वही होगी जो उस रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में का अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा हमें। और उस मैकेनिज्म में जो सबसे धीमा स्टेप होगा, उस स्लोवेस्ट स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, और वही रिएक्शन का ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल से बताया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जैसे रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ी है 0 फर्स्ट या डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलरिटी इसमें सीखी है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, उसको हमने अप्लाई किया है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बने रहिए रेगुलर केमिस्ट्री क्लासेस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।